हेमंता जी तो कह रहे हैं कि आप आईवास कर दिए। चूल्हा खर्च देने का वादा था, 5 साल देने का वादा था, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा था। बोले 2 महीना बाकी था तो आपने ये मैया योजना लाए। और वो भी बोल रहे हैं कि ऐसा योजना दिया कि सास और बहू में टकरार है। सास का वृद्धा पेंशन बंद हुआ, तब बहू का मैया योजना शुरू हुआ। हमारी जो सरकार है, हमने 2500 रुपये दिसंबर से मिलेगा ये फाइनल कर दिया, और 1000 रुपये तो 3 बार अकाउंट में चला गया। अब आप कह रहे हैं कि जब कभी मेरी सरकार बनेगी तो मैं कम करके 400 रुपया दूंगा। तो आपकी सरकार क्यों बनेगी? 400 रुपया वो गरीब क्यों कम लेगा? तो हमको बता दीजिए। अब जब बांग्लादेश का घुसपैठी नहीं रोक पा रही है तो आतंकवादी कैसे रोकेगी? फिर देश सुरक्षित कैसे रहेगा? तो इसका मतलब है कि वो बताना चाह रहे हैं कि भारत अब सुरक्षित हाथों में नहीं है। हम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पर सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते। यूथ का शिकायत है कि आपने नौकरी नहीं दिया। डाल्टनगंज वासियों की शिकायत है कि आपने पानी नहीं दिया। दोनों एक ऐसी समस्या है कि सरकार कटघरे में है। त्रिपाठी जी जा रहे हैं तो कैसे उनको एड्रेस करेंगे? 2 बार चीटिंग करके हमें हराया गया। डाल्टनगंज, मेदिनीनगर, पलामू का मुख्यालय, दिलचस्प हो चला है चुनाव। चेहरे तो पुराने हैं, तरीका बदला बदला सा नजर आ रहा है। हमारे साथ फिलहाल कांग्रेस के प्रत्याशी के त्रिपाठी जी हैं। प्रतिद्वंदी तो जो आपके बारे में कह रहे हैं वो बाद में चर्चा करेंगे। शहर कह रहा है त्रिपाठी जी बदल गए। ऐसा क्यों? शहर वालों ने मुझे बदल दिया। सब लोगों ने मुझे कहा कि आप गलत को तुरंत गलत कह देते हैं तो इससे लोग नाराज हो जाते हैं, तो आप गलत को गलत न कहें, चुप लगा दें। तो मैं अब चुप लगा दिया, और कोई कुछ बोलता भी है तो मैं मुस्कुरा कर निकल जाता हूँ। पहले मैं रोक करके उससे बात करता था कि भाई ऐसा क्यों कहा। अब हम उन विवादों में नहीं पड़ते हैं, बोलते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। डिप्लोमेटिक हो गए हैं नहीं नेताओं नहीं, के साथ। डिप्लोमेटिक नहीं हुए, थोड़ा सहिष्णुता को बढ़ा दिया, टॉलरेंस बढ़ा दिया। अब लेकिन रात का 12 बज रहा है और आपके घर के बाहर लोग हैं। ये सुखद अनुभूति है या जो प्रतिद्वंदी कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं केंद्र पार्टी, उसकी अनुभूति? जो प्रतिद्वंदी मेरे बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि पलामू को मेरी ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो परिस्थिति था, बहुत लोग जिस दिन लगा कि नहीं मैंने नामांकन किया और टिकट आने में देर हो रही थी, तो मुझे लगता है कि कम से कम 1 लाख लोग प्रार्थना कर रहे होंगे कि त्रिपाठी जी का टिकट मिल जाए। नहीं तो टिकट ना मिली तो त्रिपाठी जी चुनाव लड़े से मना कर दिए। तो अब चुनाव लड़े से मना कर दिए हम, इसलिए लोग प्रार्थना कर रहे थे। हम घूमते हैं, जब पूछते हैं, बोलेगा अरे हमारे तो सांस अटकल रहे, हम तो सोचत रही कि कैसहूँ राउर हो जाए, कैसहूँ हो जाए, हो गई तो हम तो 12 बजे रात तक जागल रही। तो लोगों को प्रेम है, प्यार करते हैं लोग। शहर का तो नहीं कह सकते, कांग्रेस डरती है केंद्र पार्टी से, क्यों? कहना ठीक होगा मेरा? नहीं नहीं, हम कांग्रेस के एक भाग हैं। अभी कांग्रेस आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ पर्चा भर देते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। कभी चतरा में आपसे उम्मीदवार नहीं मिलता, आखिरी टाइम तक यहाँ रहते हैं, पर केंद्र त्रिपाठी कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हम ही को सिंबल मिल रहा है और चले जाते हैं नॉमिनेशन में। तो इसलिए लगता है कि कांग्रेस थोड़ा डरी रहती है त्रिपाठी। एकदम, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। उसमें मैं बहुत बड़े बिल्डिंग में एक में ईंट हूँ, और वो मजबूत ईंट हूँ जो कांग्रेस को मजबूत करके खड़ा रखता है। इसलिए कांग्रेस मुझ पर पूरा विश्वास करती है, और उसी विश्वास का नतीजा है कि हमें कई बार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारती है। और मैं ईमानदारी से पब्लिक का काम करता हूँ, और उसी के बदौलत मैं चुनाव में खड़ा भी हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा। गुस्सा पे कंट्रोल कैसे किया आपने? बहुत लोग, हमारे दर्शक, खासकर यूथ, बहुत नेता भी जानना चाहेंगे। चर्चा इसी बात की है। नहीं, हमने गुस्सा पे कंट्रोल नहीं किया। पहले क्या था कि मैं जो बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी
मैं तुरंत उसको रोक देता था कि ना ना नहीं, गलत बात है, इसको मत कीजिए। अब जो बातें अच्छी नहीं भी लगती हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे कौन सी बात अच्छी लगी, कौन नहीं लगी, क्योंकि मैं सुनता हूँ और इसके बाद मुस्कुरा करके आगे बढ़ूँ। लेकिन अभी जो आपकी सरकार है, कांग्रेस के साथ जो आपकी सरकार वर्तमान में चल, उसको लेकर यहाँ के लोगों की शिकायत है, यूथ का शिकायत है कि आपने नौकरी नहीं दिया। डाल्टनगंज वासियों की शिकायत है कि आपने पानी नहीं दिया। दोनों एक ऐसी समस्या है कि सरकार कटघरे में है। त्रिपाठी जी जा रहे हैं तो कैसे उनको एड्रेस करेंगे? देखिए, सरकार उन्हीं कामों पर ज़्यादा ध्यान देती है जहाँ के राजनेता उन चीज़ों पर उठाते हैं। यहाँ का जो विधायक था, इसने तो कभी विधानसभा में मुंह खोला ही नहीं कि पलामू को पानी भी चाहिए, कभी मुंह खोला ही नहीं कि पलामू को एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए। तो सरकार के अफ़सर काम करते हैं, सरकार अफ़सरों से काम करती है। सरकार ने बहुत सारे काम अच्छे किए। अभी मैया सम्मान योजना देखिए, कितना पॉपुलर है। सबको बिजली बिल सरकार ने माफ़ कर दिया। सरकार ने सबको केसीसी लोन किसानों का माफ़ कर दिया। तो सरकार जो कर सकती है, सरकार कर रही है। लेकिन जो विधायकों का दायित्व है, विधायिका का जो दायित्व है, वो विधायक को करना चाहिए। तो विधायिका का दायित्व तो नहीं हुआ। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका अपना कार्य की, लेकिन विधायिका ने अपना कार्य नहीं किया। लेकिन हेमंता जी तो कह रहे हैं कि आप आईवास कर दिए, चूल्हा खर्च देने का वादा था, 5 साल देने का वादा था, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा था। बोले 2 महीना बाकी था तो आपने ये मैया योजना लाया। और वो भी बोल रहे हैं कि ऐसा योजना दिया कि सास और बहू में टकरार है। सास का वृद्धा पेंशन बंद हुआ, तब बहू का मैया योजना शुरू हुआ। हेमंता जी तो यह भी कह रहे हैं कि आसाम पुलिस बांग्लादेश को घुसपैठियों को रोक दी। अरे भैया, पलामू पुलिस जतई रोके बांग्लादेश में, जो आप आके यहाँ भाषण दे रहे हैं, आप अपने माननीय अमित शाह जी से पूछते कि भाई बीएसएफ वहाँ 15 साल से खड़ा है, तो घुसा कैसे? बीएसएफ किसके अंडर में है? कल्पना सोरेन के अंडर में है कि केएन त्रिपाठी के अंडर में? बीएसएफ माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के अंडर में। तो भैया जब अमित शाह जी के अंडर में है, तो वहाँ से बीएसएफ जब वहाँ खड़ा है, तो वो कोई घुसपैठी घुसा कैसे? और आप आके यहाँ भाषण दे रहे हैं कि बांग्लादेश के घुसपैठी घुस रहे हैं, बांग्लादेश के घुसपैठी घुस रहे हैं। तो आप तो खुद ही अमित शाह जी से पूछ लीजिए कि कैसे घुस रहे हैं। वो तो लोग यही बात कह रहे हैं, तो उसमें वो आप माया ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराती है कि वो लोग घुसते भी हैं तो डिटेंशन नहीं होता, बल्कि उनका लॉन्चिंग पैड है मुर्शिदाबाद। वहाँ से आधार कार्ड, राशन कार्ड बना के उनको अलग अलग ज़िलों में स्ट्रेटेजी के तहत भेज दिया जाता है। और वो कह रहे हैं कि असम के जो पूर्वज नेता थे उन लोगों ने बहुत सारा काम किया, लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिया। और झारखंड में वो घूम घूम के ये कह रहे हैं कि ये विकराल रूप है, आज असम परेशान है, कल आप परेशान होइएगा, इसीलिए सचेत हो जाइए, भाजपा की सरकार बने। भैया, तो आप 12 साल से आपकी केंद्र सरकार कर क्या रही है कि एक आदमी को रोकिए नहीं पाई है? तो सरकार, आप अपने केंद्र सरकार पर उंगली उठा रहे हैं कि जो 11 साल आपकी सरकार चली है, इस सरकार ने किया क्या कि ये घुसपैठी नहीं रोक पा रही है बॉर्डर पर। तो जब बांग्लादेश का घुसपैठी नहीं रोक पा रही है, तो आतंकवादी कैसे रोकेगी? फिर देश सुरक्षित कैसे रहेगा? तो इसका मतलब है कि वो बताना चाह रहे हैं कि भारत अब सुरक्षित हाथों में नहीं है। हम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पर सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते। यहाँ पे आप लोग बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हैं, दो चार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक आप हैं, ट्रस्टेड हैं, टेस्टेड हैं। वर्तमान विधायक ट्रस्टेड हैं, टेस्टेड हैं। नामधारी जी के पुत्र खड़े हैं, दिलीप नामधारी। उनका राजनीति से एक गैप है, लेकिन वो भावनात्मक तौर पे अपने आप को जोड़ रहे हैं कि मैं तो रिफ्यूजी बनकर आया था और यहाँ के मिट्टी में मिलने वाला हूँ, और लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं कर्ज नहीं उतार पाऊँगा, अपने बेटे को समर्पित करता हूँ सेवा भाव को आगे बढ़ाने के लिए। त्रिपाठी जी जब जा रहे हैं जनता के बीच, तो वो क्या कह के वोट मांग? देखिए, उन चीज़ों पर तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा।
मैं इतना ही जानूंगा कि लोग, कोई मुझे बताया है कि चंडीगढ़ से 7-8 साल के बाद आए हैं चुनाव लड़ने। मुझे लगता है कि पिताजी मिट्टी में मिलेंगे, और यह कोई योग्यता हो जाए कि बेटा को विधायक बना दो, क्योंकि बेटा यहाँ की नहीं चंडीगढ़ के मिट्टी में मिलेगा, तो ये सब मुझे तो अटपटा सा लगता है। कहीं तारतम्य जुड़ता नहीं है कि कोई मिट्टी में मिलेगा, बाहर का आदमी इसलिए उसके बेटे को बाहर का बना दें, या इस तरह की कोई बात हो। यहाँ तो हमारा हर व्यक्ति ही यहाँ का रहने वाला यहीं की मिट्टी में मिलता है, तो हम किसके किसके बेटे को विधायक बनाएं। उनका कहने का मतलब है कि हम जब आए तो एक तरीके से लोगों ने यहाँ का गला लगाया और हमने भी सेवाएं की कई वर्षों तक, पलामू की सेवा की और आगे भी हमारा परिवार करेगा। ठीक है, मुझे माननीय मंडारी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। संन्यास ले लिए थे तो फिर उनको संन्यास तोड़ना नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। वर्तमान विधायक हम तो विधायक विहीन है डाल्टनगंज, इसीलिए मैं चुनाव लड़ने आया हूँ, नहीं तो मैं चुनाव लड़ता ही नहीं। ये तो विधायक विहीन हो गया है डाल्टनगंज, यहाँ विधायक है ही नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ के लोग मुझे कहते हैं कि वो तो सिर्फ घर में बैठ के वीडियो खेलते रहता है, गाड़ी में बैठेगा वीडियो खेलते निकल जाएगा। वो तो पूछो तो कहेगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, सरकार से पूछिए। जनता सरकार से पूछती है कि जनता विधायक से पूछती है, विधायक सरकार से पूछता है, तो उसको पता ही नहीं है। कहती है कि सरकार मेरा नहीं है, मैं क्या करूँ। सरकार किसी के घर का होता है। सरकार से विधायक प्रजातांत्रिक और कानूनी तरीके से बात करता है, सरकार उसका जवाब देती है, सरकार से काम कराती है। तो जिसको विधायिका का ज्ञान नहीं है, जिसको कार्यपालिका का ज्ञान नहीं है, जिसको अपने दायित्वों का बोध नहीं है, जिसको कोई लक्ष्य नहीं है कि मुझे कार्य क्या करना है जनता के लिए, दिस इज फॉर नो यूज। त्रिपाठी जी को क्यों इस बार इतना कॉन्फिडेंट लग रहा है कि जनता आपके साथ जाएगी? मतलब क्योंकि जनता ने मुझे जबरदस्ती खड़ा किया। सैकड़ों लोग, हजारों लोग ला के बोले कि नहीं बाबा रउआ लड़ ही लगा, तो नहीं लड़ब तो यहाँ बहुत परेशानी बा, त्राय त्राय जनता कर रही थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोग मेरे साथ खड़े हैं। कुछ तो गलती हुआ होगा ना आपसे? क्या वो उस गलतियों का एहसास हुआ आपको कि क्या वजह रही कि पब्लिक आपके साथ नहीं फिर से खड़ा हो पा रही है? देखिए, 2 बार चीटिंग करके हमें हराया गया। एक बार तो इन लोग 5-7 महिला को एक साथ घुमा रहा था, कहाँ से लाया बाहर से, और ग्लिसरीन दे दिया रोने के लिए कि मेरा बेटा टूअर हो गया, अब उसमें ले लिया। दोबारा क्या हुआ कि इन लोग गांव में प्लांट करके हमला करा दिया अपने गांव में, और फोटो लेकर के झूठा प्रचार कर दिया, और उसी बीच मुख्यमंत्री जी ने हमें हाउस अरेस्ट कर लिया कि मेरी बात ही न जाए जब तक वोट पड़ता रहे तब तक पब्लिक में। और वो चीटिंग करके इन लोगों ने मुझे हरा दिया। तो मुझे लगता है कि इस बार चीटिंग से भगवान मुझे बचाएंगे। इन लोगों तो हमेशा प्रयास करता है कि कैसे इसको चीटिंग करके फंसा करके कर दें। लेकिन लोग आ रहे हैं तो आज भी कांग्रेस का भ्रष्टाचार, जेएमएम का भ्रष्टाचार का ही मुद्दा बना आ रहा है। जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि आपके नेता का नाम लेके कि उनके आवास पे 350 पड़े, आलमगीर साहब के यहाँ 35 पड़े। इस तरीके से मतलब रेखांकित किया जा रहा है आप लोगों के पास जो कैश बरामद हुआ। तो आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार भी मुद्दा है और फिर से ये हावी हो जाएगा? भ्रष्टाचार तो मुद्दा है, लेकिन ईडी ने यदि 350 करोड़ पकड़ा, तो भैया आज तक हमारा पार्टी का वो नेता जेल में क्यों नहीं? इसका मतलब कि आपने जो पकड़ा, या तो सही पैसा है, नहीं तो आप भ्रष्ट हैं। ये दो चीज़ में तो एक ही चीज़ हो सकता है। क्योंकि यदि गलत पैसा रहेगा तो आदमी पकड़ा के जेल में जाएगा। वो तो हमारा नेता हमारी पार्टी का काम कर रहा है, तो उसको हम कैसे माने कि भ्रष्टाचार है? वही बता दें मुझे कि यदि वो कोई भ्रष्ट है, आपकी एजेंसी है, तो दंड क्यों नहीं हुआ? और दंड नहीं हुआ तो या तो आप भ्रष्ट हैं, या नहीं तो हमारा लेकिन पार्टी का नेता है। मुख्यमंत्री जी को भी जेल जाना पड़ा, आलमगीर साहब फिलहाल जेल में ही हैं। तो मुख्यमंत्री जी बेदाग होकर के निकल गए, उन्हें बेल मिला, और वो फिर मुख्यमंत्री के पद पर बैठे।
तो मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी को कोई दोषी इस राज्य में मान रहा है। सारे लोग मान रहे हैं कि आप पॉलिटिकली उनको कंट्रोल करने के लिए आपने जेल में ज़बरदस्ती डाला। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से बलिदान बर्दाश्त नहीं हुआ, जेल से निकले और हटा दिया चंपई सोरेन को, और उनसे भी बलिदान बर्दाश्त नहीं हुआ, वो जैसे ही हटे छोड़ के चले गए। चंपई सोरेन जी को क्या विधायकों ने मुख्यमंत्री चुना था? जी नहीं, जी नहीं। उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल डाला जा रहा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में संभालिए। जब मुख्यमंत्री जी लौटे तो विधायकों ने फिर उनको मुख्यमंत्री उनके नेतृत्व में काम करना चाहा। पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस थी वो चाही कि भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के ही नेतृत्व में लड़ने में, मजबूत नेता के नेतृत्व में लड़ने में पार्टी जीत सकती है, तो इसलिए वो जो था वो किया गया और ये कोई गलत नहीं था। अभी तक दोनों ही गठबंधन से यूं कहे कि मैनिफेस्टो नहीं आया है, लेकिन 5 प्रण जो है बीजेपी सामने लेकर आ रही है। फिर गोगो दीदी योजना में हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपये, 500 रुपये में सिलेंडर, साल में 2 सिलेंडर फ्री, 5 लाख नौकरी, और 5 लाख रोजगार और 2,87,000 नौकरी। इस तरीके से कई योजना जो आपका अगर पुराना मैनिफेस्टो पढ़ा जाए, जो आपके मतलब कंबाइंड था, तो उसमें कई एक बातें नहीं पूरी हुई, तो जनता फिर से क्यों विश्वास करेगी आपके गठबंधन पर? हमें ये बताइए कि जिसकी सरकारें नहीं बननी है उसको योजना क्या लाना है? भैया हमारी जो सरकार है, हमने 2500 रुपये दिसंबर से मिलेगा ये फाइनल कर दिया, और 1000 रुपये तो 3 बार अकाउंट में चला गया। अब आप कह रहे हैं कि जब कभी मेरी सरकार बनेगी तो मैं कम करके 400 रुपया दूंगा, तो आपकी सरकार क्यों बनेगी? 400 रुपया वो गरीब क्यों कम लेगा? तो हमको बता दीजिए। हम यदि 2500 उसको फाइनल कर दिया दे रहे हैं, और आप कहिएगा कि यदि मेरी सरकार बनेगी, बनाओगे, वोट दोगे, तो मैं उससे 400 रुपये कम दूँ, तो आपकी सरकार क्यों बनेगी? क्यों गरीब आपकी सरकार बनाए? यूथ क्यों जाएगा आपके साथ? यूथ इसलिए मेरे साथ जाएगा क्योंकि आने वाले समय में हम लोगों ने पंच प्रतिज्ञा में हम लोगों ने तय कर दिया है कि हम लोग रोजगार, हर विधानसभा में 5000 लोगों को रोजगार। क्या राहुल जी भी आएंगे आपके लिए वोट मांगने? देखते हैं, हम लोग बात करते हैं पार्टी में, यदि उनके पास समय होगा तो आ सकते हैं। 9 तारीख के आसपास लोग प्रयास करें। कितना उम्मीद है आपको कि फिर से आपकी सरकार आए? हम तो पूर्णतः, आप घूमिए तो उठाइए संथाल परगना से और डाल्टेगंज चले आइए कोल्हान घूमते हुए, आपको दिखाई दे देगा कि कौन कौन सी 41 सीट जीत रही है इंडिया गठबंधन। 41 सीट आप उंगली पे जीत सकते। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। नेताओं में गजब का कॉन्फिडेंट होता है काउंटिंग के दिन तक। काउंटिंग का दिन जिस दिन समाप्त होता है उस दिन कॉन्फिडेंट या जुबान अलग अलग होती है। हालांकि इनका दावा है कि ज़बरदस्ती यहाँ की जनता ने इनको खड़ा किया, ये कहते हुए कि यहाँ विधायक विहीन है, इसलिए आप खड़ा होइए। एक बार तो इन्होंने बताया कि अनुकंपा पे जीत हुई, दूसरी जीत कही हुई कि आंसुओं पे, दिखावे के आंसुओं पर। अब क्या सच्चाई है क्या झूठ है, ये तो आप ही को तय करना है। सोच समझकर वोट कीजिएगा, क्योंकि आपका जो भी नेता होगा वो 5 साल ये निर्धारित करेगा कि आपका जीवन कैसे चले। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in